हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है सीआरई एग्जाम और नोटसेट 8 के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच फाइंडिंग द बेस्ट इंडिकेशन दैट ए क्लाइंट विद इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नीड सक्शनिंग। क्लाइंट क्या है? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस क्लाइंट है, तो उसको क्या सक्शन करने की नीड है। इसके लिए जो बेस्ट इंडिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी ब्रीथ साउंड, ऑप्शन डी आर्टिकुलर गैसेज। जो इसके लिए बेस्ट इंडिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए? ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड से हम पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या सक्शन करने की नीड है। तो अगर हमें उसके ब्रीथ साउंड में चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसका ब्रीथ साउंड एबनॉर्मल सुनने को मिल रहा है, एबनॉर्मल, और उसका एबनॉर्मल साउंड है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? उसका सक्शन करना होगा। जो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होता है उसमें जो साउंड देखने को मिलता है एबनॉर्मल कौन सा होता है? क्रैकल साउंड। क्रैकल साउंड कैसा होता है? एयर बबलिंग साउंड होता है। कौन सा? एयर बबलिंग साउंड। तो इस कंडीशन में हमें क्या है? बेस्ट इंडिकेशन है ब्रीथ साउंड। ये क्या हमें इंडिकेट करेगा कि हमें क्या करना है? पेशेंट का सक्शन करने की नीड होती है। तो इस कंडीशन में जो ब्रीथ साउंड होगा वो कौन सा होगा? क्रैकल साउंड। इस कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो क्रैकल साउंड होता है वो मोस्ट कॉमन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था। जो क्रैकल साउंड होता है जो मोस्ट कॉमन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? हार्ट फेलियर वाली पेशेंट में। जो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होता है उसमें जो हमें साउंड देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? क्रैकल साउंड देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? क्रैकल साउंड। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया था। जो साउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नोट सेट में। तो कुछ साउंड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी कंडीशन में कौन से साउंड देखने को मिलता है उसके बारे में ही बात करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ब्रेथ साउंड। चेंज इन द ब्रेथ साउंड सच एज क्रैकल आर द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ द नीड फॉर सक्शनिंग इन क्लाइंट विद द इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अगर क्लाइंट क्या है? इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस क्लाइंट है, उसमें जो बेस्ट इंडिकेशन होगा सक्शन करने के लिए वो कौन सा होगा? क्रैकल साउंड। जो उसका ब्रीथ साउंड अगर उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा कौन सा है? क्रैकल साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या था? ब्रीथ साउंड। एक साउंड होता है बीजिंग साउंड। बीजिंग साउंड, ये जो साउंड होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें? अस्थमा वाले पेशेंट में। जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसमें जो साउंड देखने को मिलता है वो कौन सा है? बीजिंग साउंड देखने को मिलता है। या मैं बोल सकता हूँ म्यूजिकल विस्लिंग साउंड। जैसे विसल होता है उसका जो साउंड हमें देखने को मिलता है, उस तरीके से जो बीजिंग साउंड होता है वो कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? अस्थमा वाले पेशेंट में। एक साउंड होता है स्ट्राइडर, स्ट्राइडर साउंड। या मैं बोल सकता हूँ उसको हॉर्स साउंड। जो हॉर्स होता है उसका जो साउंड होता है उस तरीके से ही क्या एक साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर साउंड। जो कैसा होता है? हाई पिच्ड। हाई पिच विस्लिंग साउंड होता है। जो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन में जो साउंड देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? स्टार्टर साउंड। टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस। टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस वाली कंडीशन में हमें कौन सा साउंड देखने को मिलता है? स्टार्टर साउंड। एक होता है रोंकाई साउंड, रोंकाई। ये कौन सा साउंड होता है? ये जो रोंकाई साउंड होता है वो क्या होता है? स्नोरिंग गार्गलिंग साउंड होता है। जो कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है? निमोनिया।
निमोनिया वाले पेशेंट में जो साउंड होता है वो कौन सा होता है, रोंकाई साउंड देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, निमोनिया की कंडीशन में जो साउंड होता है वो कौन सा साउंड होता है, रोंकाई साउंड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्रैकल के बारे में, जो मैंने बताया आपको क्रैकल। इसको हम क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं, रेल साउंड या क्रेपिटेशन, ये एक ही नाम है। तो ये जो साउंड होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हमें मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ये कुछ साउंड है, कौन सी कंडीशन में कौन सा साउंड देखने को मिलता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ब्रेथ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस, ए क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस हैज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर मैम्बिटोल या इथाम्बुटोल HCl, द नर्स so tell the client to notify the doctor immediately if he notice। जो क्लाइंट है टीबी का, उसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन किया है, इथाम्बुटोल या मैम्बुटोल, ये क्या है प्रिस्क्रिप्शन किया है। तो नर्स क्या क्लाइंट को बताएगी, क्या नोटिस करेगी क्लाइंट के अंदर, जो क्या करना है उसको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। तो कौन सी कंडीशन में इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ऑप्शन ए टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिट, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिट, ऑप्शन बी चेंज इन हियरिंग, ऑप्शन सी रेड डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑप्शन डी चेंज इन कलर विजन। जो इथाम्बुटोल होता है उसकी, जो इथाम्बुटोल होता है तो उसके जो यूज करने से जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इथाम्बुटोल की वजह से चेंज इन कलर विजन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगर क्लाइंट के अंदर उसके जो विजन होता है उसके में अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है तो हमें क्या है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हमें क्या है, इमीडिएटली क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर इमीडिएटली। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो हम क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इथाम्बुटोल का साइड इफेक्ट। तो जो ड्रग यूज, जो क्लाइंट टीबी का ड्रग यूज कर रहा है इथाम्बुटोल, उसकी वजह से जो कंडीशन जो हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। इथाम्बुटोल का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है, जो कलर विजन में चेंजेस देखने को मिलता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिट। तो इस कंडीशन को और मैं क्या बोल सकता हूँ, पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या बोल सकता हूँ, पेरिफेरल न्यूराइटिस। जो पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, जो कौन सी ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, कौन सी टीबी की जो ड्रग है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, आइसोनियाजिड। कौन सी ड्रग, आइसोनियाजिड। जो आइसोनियाजिड ड्रग होती है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। जो हमें क्या, जो पेरिफेरल होता है हैंड एंड फिट पेशेंट का, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। जो कौन सी ड्रग की वजह से होता है, वो आइसोनियाजिड ड्रग की वजह से होता है। हम उसको और क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो आइसोनियाजिड होता है इसका जो साइड इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है। तो क्या करना होता है, इसके साइड इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए यूज विटामिन B6 या पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन हमें क्या यूज करना होता है, इसके साइड इफेक्ट को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन भी क्या है, चेंज इन हियरिंग। जो चेंज इन हियरिंग ये मैं बोल सकता हूँ ऑटोटॉक्सिटी। ये कौन सी टीबी की ड्रग होती है जिसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी की एक ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑटोटॉक्सिटी। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है क्या करती है, जो
जो क्रेनियल नर्व होती है हमारा 8 जो क्रेनियल नर्व होता है उसको क्या डैमेज करती है। जो 8 क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम क्या है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होती है इसको डैमेज, जो जो क्रेनियल नर्व होते हैं 8 वो कौन सी होती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, इसको जो डैमेज करती है जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी वजह से जो ऑटोटॉक्सिटी होती है उसकी वजह से क्या हमें हेयर चेंजिंग देखने को मिलता है, पेशेंट क्या सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होती है, कौन सी ड्रग की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग की वजह से होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का वो क्या होता है, ऑटोटॉक्सिटी। रेड डिस्कलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, एक ड्रग होता है रिफार्मसिन, कौन सा ड्रग, रिफार्मसिन। एक टीबी का ड्रग होता है रिफार्मसिन। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसका रेड डिस्कलरेशन ऑफ सीक्रेशन, बॉडी फ्लूइड, टीयर, यूरिन। जो रिफार्मसिन होता है टीबी का जो ड्रग होता है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जो पेशेंट अगर रिफार्मसिन यूज कर रहा है उसमें का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, जो पेशेंट होता है उसमें क्या रेड डिस्कलेशन सीक्रेशन देखने को मिलेंगे। उसका जो टीयर होता है, यूरिन होता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, और जो सलाइवा होता है उसमें जो इन सब का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर का होगा। तो वो कौन सी ड्रग की वजह से देखने को मिलता है, रिफार्मसिन ड्रग की वजह से देखने को मिलता है। जो कौन सा ड्रग होता है रिफार्मसिन, ये टीबी का ड्रग होता है। इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पेशेंट के जो सिक्रेशन है वो कैसे देखने को मिलेंगे, रेड डिस्कलरेशन सीक्रेशन देखने को मिलेंगे। एक रिफार्मसिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिफार्मसिन होता है वो क्या है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो जो यूज, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती है उसको यूज कर रही है उसके इफेक्टिवनेस को कम करता है, कौन सा ड्रग, रिफार्मसिन। डिक्रीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग होता है वो कौन सा होता है, रिफार्मसिन। और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है इसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो इंडेक्स यूज करते हैं वो कौन से करते हैं, पीयर इंडेक्स, पीयर इंडेक्स। इससे हमें क्या है, टॉपिक को क्या हमें कनेक्शन करना होता है जिससे हमें क्या लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है उसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं, पीएल इंडेक्स यूज करते हैं। वो कौन सा ड्रग होता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के इफेक्टिवनेस को कम करता है, कौन सा होता है, रिफार्मसिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रिफार्मसिन होता है, और सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आइसोनियाजिड होता है, आइसोनियाजिड। अगर ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं हमें तो कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, रिफार्मसिन, और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, आइसोनियाजिड। ये दोनों ऑप्शन में पूछे भी गए हैं इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी का भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। जो इथाम्बुटोल होता है वो क्या करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, मतलब जो कलर विजन में क्या चेंज करता है। तो इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इथाम्बुटोल का, इसलिए हमें क्या है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है अगर ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिल रहा है तो ये जो साइड इफेक्ट है हमें याद पता होना चाहिए कौन सी ड्रग का कौन सा साइड इफेक्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी कॉज ऑफ एनीमिया इन क्लाइंट में द क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर का क्लाइंट है उसमें जो एनीमिया देखने को मिल रहा है उसका प्राइमरी रीजन क्या है। ऑप्शन है पुअर आयरन ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी इनसफिशियंस एरिथ्रोपोइटिन,
ऑप्शन डी लैक ऑफ इंस्टिटिक फैक्टर। नॉर्मली क्या होता है, जो किडनी होता है हमारा, नॉर्मली क्या है, जो किडनी होता है हमारा, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन। जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये क्या नॉर्मल, जो नॉर्मल किडनी होता है हमारा वो क्या करता है, हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, उसकी वजह से जो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या इंक्रीज होता है। ये क्या नॉर्मल कंडीशन। इन केस अगर रीनल फेलियर, किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा, जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वो भी क्या है सीक्रेट नहीं होगा, उसकी वजह से जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होना था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से अगर आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो एनीमिया देखने को मिलेगा, में कौन सा है वो, किसकी वजह से मिल रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से। तो आरबीसी का डिक्रीज या प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, किडनी हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, उसकी वजह से वो क्या है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। इन केस अगर किडनी खराब हो जाए, क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में किडनी खराब हो गई, तो हमारा जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो भी सीक्रेट नहीं होगा, उसकी वजह से जो आरबीसी का प्रोडक्शन होना था वो भी नहीं होगा, इसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या आरबीसी की डिक्रीज होने की वजह से जो हमें ब्लड का लॉस होता है, तो हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एनीमिया देखने को मिलता है। किसकी वजह से, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से। जिसका राइट आंसर क्या है, इनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, इनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से हमें क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में एनीमिया देखने को मिलता है। ऑप्शन है पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन। अगर इस कंडीशन में पुअर आयरन ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें कौन सा देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। अगर हम पुअर एब्जॉर्प्शन ही आयरन का पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनीमिया देखने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो कौन सा, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। लैक ऑफ एंस्टेटिक फैक्टर, इसकी वजह से एनीमिया होता है वो कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा, पर्नीशियस एनीमिया। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है वो कौन सी वजह से, कौन सी विटामिन की कमी से देखने को मिलता है, विटामिन B12। कौन सी, विटामिन B12 की वजह से हमें जो एनीमिया देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एक ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जब विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी से जो पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, उसमें जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो कौन सा होता है, तो में कौन सा होता है, ब्रीफी रेड टंग। जो ब्रीफी रेड टंग होता है वो कौन से एनीमिया की वजह से देखने को मिलता है हमें, पर्नीशियस एनीमिया की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो ब्रीफी रेड टंग होता है वो कौन से एनीमिया की वजह से देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या पर्नीशियस एनीमिया की वजह से हमें ब्रीफी रेड टंग देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। क्या इसका राइट आंसर, अनसफिशिएंट एरिथ्रोपोइटिन। किडनी क्या होता है, प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग RBS, मतलब रेड ब्लड सेल के लिए। व्हेन पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर का होता है तो किडनी डैमेज हो जाएगा, कैन नॉट इनफ RBC रिजल्ट इन एनीमिया, तो RBC का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। पुअर एब्जॉर्प्शन विल बी रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आयरन का ही हम कम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो इसके लिए जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC सेल, तो इसकी वजह से कौन सा होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। लैक ऑफ इंस्टेटिक फैक्टर विल रिजल्ट इन पर्नीशियस एनीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें जो क्लासिकल सिम्टम पूछा जाता है वो क्या होता है, ब्रीफी रेड टंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, इसलिए हमें इसको याद रखना है। जो ब्रीफी रेड टंग होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन
हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर क्लाइंट विद द शेड्यूल फॉर ए इंटरवीनस पाइलोग्राम। जो इंटरवीनस पाइलोग्राम होता है उसके लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद ए फेवरेट मील फॉर डिनर। ऑप्शन बी आस्किंग इफ द क्लाइंट एलर्जी टू सेल्फिश। ऑप्शन सी encourage fluid the evening before the test. ऑप्शन डी telling the client what to do, what to expect during the test। तो इस कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या होना चाहिए? तो इस कंडीशन में क्या पूछेंगे उस क्लाइंट से कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, सेल्फिश या आयोडीन या एग, इन सब से कुछ एलर्जी तो नहीं है, ये हमें क्या क्लाइंट से पूछना होता है इस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम होता है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईबीपी। ये क्या होता है? ये होता है एक्सरे इमेजिंग टेस्ट ऑफ यूटी, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसको क्या हम एक्सरे के थ्रू इमेज करते हैं। और जो यूरिनरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या है एक्सरे के थ्रू जो उसका पिक्चर है उसको देखते हैं, वो क्या होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। तो उसके लिए हम जो डायग्नोस करते हैं वो क्या करते हैं? डायग्नोस कंडीशन लाइक किडनी स्टोन या किडनी में कोई ट्यूमर हो रखा हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें जो अगर जो किडनी होता है उसमें किडनी का जो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी होता है वो क्या डायग्नोस करते हैं? किडनी में कई स्टोन नहीं हो रखा हो उसको डायग्नोस करते हैं, किडनी में अगर ट्यूमर हो रखा हो तो इसको भी डायग्नोस करते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये क्या हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसको देखने के लिए एक्सरे के थ्रू उसकी पिक्चर को देखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें कौन सा जो यूज करते हैं वो इंट्रावेनस पाइलोग्राम हम उसको यूज करते हैं। उसकी वजह से इसको करने से पहले हमें क्या करना है? पहले पूछना है उस क्लाइंट को, किसी भी क्लाइंट का अगर हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम ही कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है? करने से पहले उसको पूछना है कि भाई उसको एलर्जी तो नहीं है, जो सेल्फिश होती है उसको एलर्जी तो नहीं है, कहीं आयोडीन से भी तो एलर्जी नहीं है। तो ये हमें क्या पूछना होता है? ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, मतलब फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम करने से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रावेनस पाइलोग्राम में जो पोजीशन होती है कौन सी पोजीशन देते हैं? ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में पूछा गया था एक बार। जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम होता है उसमें जो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? सुपाइन पोजीशन। कौन सी होनी चाहिए? सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब एस्पिरिन 325 mg daily for client with transient ischemic attack. The nurse now that aspirin was prescribed to। तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब करी है? एस्पिरिन करी है 325 mg डेली फॉर क्लाइंट के लिए। जो क्लाइंट क्या है? ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक का क्लाइंट है, उसके लिए क्या एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करी है। नर्स जानती है कि ये जो एस्पिरिन है वो क्यों प्रिस्क्राइब करी है। तो उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए प्रिवेंट हेडेक, हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए, बूस्ट कोगुलेशन को बूस्ट करने के लिए, प्रिवेंट सेरेब्रल एनोक्सिया, की प्लेटलेट फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, की प्लेटलेट फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो एस्पिरिन होता है वो क्या होता है? एंटी प्लेटलेट। क्या होता है? एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, ये करता है एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है। इसकी वजह से जो जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको जो क्लॉट होता है उसको क्या बनने नहीं देता है, इसलिए वो क्या होता है? क्लोटिंग एंटी प्लेटलेट वर्क करता है एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एंटी प्लेटलेट फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर। एस्पिरिन क्या करता है? प्रिवेंट प्लेटलेट फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर टू स्लो डाउन ब्लड कोगुलेशन एक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस
risk of recurrent stroke and when you immediately after transient ischemic attack. इससे क्या होगा, जो रिकरेंट दोबारा स्ट्रोक होने का जो चांस होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसलिए हमें क्या एस्पिरिन यूज करना होता है. कौन सी कंडीशन में, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक वाली कंडीशन में. ऑप्शन ए बी डी ये क्या है, लोड ऑफ एस्पिरिन नॉट टू प्रिवेंट हेडेक, सेरेब्रल एनोक्सिया एंड बूस्ट कोगुलेशन. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी. A client with tuberculosis asks the nurse how long he will have to take medication. The nurse should tell the client that. तो client क्या tuberculosis client है, तो nurse क्या पूछ रही है, जो medication है वो how to be use, मतलब long time. तो nurse client को क्या बताएगी, मतलब जो client है टीबी के जो medication है वो कब तक यूज करेगा. तो nurse उसके लिए क्या बताएगी, client के लिए a medication really need for 2 week, क्या 2 वीक के लिए इसको ज़रूरत है मेडिकेशन की. ऑप्शन बी ही विल नीड टू टेक मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, जब तक उसकी लाइफ है तब तक क्या उसको मेडिसिन लेने का ज़रूरत है. ऑप्शन सी द कोर्स ऑफ थेरेपी यूजली 18 to 24 मंथ. ऑप्शन डी ही विल बी रिवेल इन 1 मंथ टू सी इफ फर्दर मेडिकेशन नीडेड. जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी. जो टीबी का जो मेडिकेशन जो कोर्स थेरेपी होता है वो कितना होता है, 9 to 12 मंथ होता है. नॉर्मली क्या होता है, 9 to 12 मंथ. अगर पेशेंट ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग. अगर जो टीबी की ड्रग होती है उससे क्या रेजिस्टेंस हो जाता है ड्रग टीबी की मेडिकेशन से, तो उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 18 to 12 मंथ, 18 to 24 मंथ. मतलब बोल सकता हूँ 1.5 से 2 साल तक क्या उसका कोर्स, मेडिकेशन का कोर्स थेरेपी यूज होता है. अगर क्या कब होता है, जब रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाता है, तब उस कंडीशन में जो टीबी का जो कोर्स होता है वो कितना होता है, 18 to 24 मंथ के लिए होता है. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी. द कोर्स ऑफ थेरेपी यूजली 18 to 24 मंथ हम यूज कर सकते हैं. ट्यूबरकुलोसिस डिजीज यूजली ट्रीटेड विद एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन, कब तक, 6 to 9 मंथ या 9 to 12 मंथ तक नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं. इफ डिजीज रेजिस्टेंट टू ड्रग, अगर रेजिस्टेंट हो जाती है ड्रग डिजीज, तो उस कंडीशन में जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो लास्ट लॉन्ग कब तक चलता है, 18 मंथ to 24 मंथ. अगर डिजीज ड्रग के रेजिस्टेंस हो जाती है तो उस कंडीशन में जो उसका ट्रीटमेंट चलता है वो कितना चलता है, 18 मंथ से 24 मंथ. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डेवलपमेंट माइलस्टोन पुट 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट ग्रेटर रिस्क ऑफ इंजरी. जो 4 मंथ में जो माइलस्टोन होना चाहिए डेवलपमेंट, वो ओल्ड इन्फेंट का कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या रिस्क ऑफ इंजरी का रिस्क रहता है. स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्राउलिंग, ऑप्शन सी स्टैंडिंग, ऑप्शन डी रोलिंग ओवर. जो 4 मंथ इन्फेंट होता है उसमें जो माइलस्टोन होता है वो कौन सा होता है 4 मंथ कंडीशन में, रोलिंग ओवर. रोलिंग ओवर क्या होता है, ये क्या 4 मंथ में हमें देखने को मिलता है. जब जो इन्फेंट होता है अपनी जो कोहनी होती है और जो अपना जो एब्डोमेन होता है उसके सारे जो वो रिगड़ के चलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग ओवर बोलते हैं. तो वो हमें कब देखने को मिलता है, 4 मंथ में देखने को मिलता है. अपने जो नी होती है और जो एब्डोमेन होता है उसके सपोर्ट से जब इन्फेंट चलने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, रोलिंग ओवर होता है. उस कंडीशन में जो रिस्क ऑफ इंजरी होती है वो कब देखने को मिलती है, 4 मंथ में देखने को मिलती है. स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर ये कब देखने को मिलता है हमें, 8 मंथ पे. क्राउलिंग हमें कब मिलता है, 9 मंथ पे देखने को मिलता है. स्टैंडिंग कब मिलता है, हाफ एंड वन मतलब 1 या 1.5 साल में हमें ये देखने को मिलता है स्टैंडिंग. तो इससे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी. ए क्लाइंट टेकिंग डिलेंटिन या फेनिटोनिन फॉर ग्रांड मेल सीजर प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज. व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडिंग क्लाइंट डिस्चार्ज केयर प्लान. तो क्या क्लाइंट है फेनिटोनिन ड्रग यूज कर रहा है किसके लिए, ग्रांड मेल सीजर के लिए, तो इसके डिस्चार्ज की प्लानिंग रखी है. उसके डिस्चार्ज करते टाइम हमें क्या इन्फॉर्मेशन करनी है क्लाइंट को,
A medication can use dental staining. A medication can cause dental staining. Option B, the client will need to avoid high carbohydrate. Option C, client will need a regularly scheduled CBC. Option D, the medication can cause problem with drowsiness. तो इस कंडीशन में जो हमें डिस्चार्ज करते टाइम जो हमें केयर जो इन्फॉर्मेशन देना है क्लाइंट को क्या देना है, अगर जो फेनिटोनिन ड्रग होता है वो क्या होता है, एंटी सीजर ड्रग होता है, जो किसके लिए यूज करते हैं, ग्रैंड में सीजर के लिए यूज करते हैं। इसकी वजह से जो हमें क्लाइंट को क्या इन्फॉर्म करना है डिस्चार्ज करते टाइम, द क्लाइंट विल नीडेड रेगुलरली CBC। तो उस क्लाइंट को क्या जरूरत है, CBC मतलब CBC करने की जरूरत होती है रेगुलरली। क्यों? क्योंकि जो फेनिटोनिन ड्रग होता है उसका जो साइड इफेक्ट है तो क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। जो फेनिटोनिन ड्रग होता है उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये क्या होता है, डिक्रीज WBC काउंट। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, CBC। तो हमें क्या इन्फॉर्म करना है, क्या बताना है डिस्चार्ज करते टाइम क्लाइंट को कि वो अपना रेगुलर CBC चेक कराता रहे। तो इसकी वजह से हमें इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या मिलता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस या एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया ये इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है फेनिटोनिन का। अच्छा, इसका नॉर्मल डोज भी पूछा जाता है। जो फेनिटोनिन ड्रग होता है इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो कितना होता है, नॉर्मल 10 to 20 mg/dl इसका क्या नॉर्मल वैल्यू होता है ड्रग का। तो इस कंडीशन में क्या करना है, उसका CBC रेगुलर करने की जरूरत होती है। इस क्लाइंट को ये हमें क्या इन्फॉर्म करना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन C। क्लाइंट रेगुलर नीड फॉर रेगुलर शेड्यूल CBC। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेंटोन या फेनिटोनिन का क्या, एग्रेनुलोसाइटोसिस या एप्लास्टिक एनीमिया। इसके विषय में क्या करना है, उसको क्या जरूरत है, उसको CBC करने की जरूरत है। ऑप्शन बी डी क्या है, मेडिकेशन नॉट डेंटल स्टेनिंग ड्राउसीनेस नॉट इंटरफेयर द मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए बी डी क्या है इसका रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न मेल रिवेल दैट इन्फेंट हाइपोस्पेडियास द नर्स नाउ दैट। तो इसके नर्स क्या जानती है, जो हाइपोस्पेडियस होता है तो इसके जो नर्स होते हैं वो क्या जो क्या कर रही है, न्यूबॉर्न में असेसमेंट जो इन्फेंट होता है उसमें जो असेसमेंट है वो क्या है, हाइपोस्पेडियासिस। जो हाइपोस्पेडियास होता है वो नर्स उसके बारे में क्या जानती है। ऑप्शन ए, इन्फेंट वुड बी circumcised to facilitate birthing. Option B, the infant should not be circumcised. Option C, surgical correction will be done by 6 months of age. Option D, surgical correction is delayed until 6 year of age. तो इस कंडीशन में नर्स जो सर्कमसाइज होता है वो क्या होता है, हाइपोस्पेड क्या होता है, जो फोरस्किन ऑफ पेनिस, जो पेनिस की जो फोरस्किन होती है वो क्या रिट्रैक्शन होती है। मतलब उस कंडीशन में जो हमें क्या करना होता है, जो उसका सर्कमसाइज करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमसाइज। इस कंडीशन में अगर नर्स को ये हाइपोस्पेड वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो क्या है, फोर स्किन ऑफ पेनिस नॉट रिवर्ट बैक। क्या नॉर्मल कंडीशन में जो स्किन की पेनिस की जो स्किन होती है फोर स्किन वो क्या नॉर्मल कंडीशन में रिवर्ट बैक नहीं है। तो इसके लिए जो सर्जरी होती है वो क्या होती है, सर्कमसाइज सर्जरी होती है। तो इसलिए इन्फेंट को क्या है, इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमसाइज। तो अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, हाइपोस्पेडियास वाली कंडीशन, हाइपोस्पेडियास वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में क्या है, जो सर्कमसाइज करने सर्जरी हो रखी है वो नहीं हो रखी। तो इस कंडीशन में क्या हमें नर्स ये पता करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इन्फेंट शुड नॉट बी सर्कमसाइज। क्या है, सर्कमसाइज नहीं हो रखा, मतलब उसकी सर्जरी नहीं हो रखी। कौन सी कंडीशन में, हाइपोस्पेडियास वाली कंडीशन में। द इन्फेंट हाइपोस्पेडियास नॉट बी सर्कमसाइज बिकॉज द फोरस्किन इज यूज इन द रिकंस्ट्रक्शन।
ऑप्शन ए क्या है, हाइपोस्पाइन नॉट बी सर्कमसाइज और रिकस्ट्रक्ट नॉट 16 जो हाइपोस्पाइन वाली कंडीशन में सर्जरी होती है, जो सर्कमसाइज होता है वो कब होता है, 16 to 18 मंथ और एज में, मतलब बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग, बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले उसकी सर्जरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाइपोस्पाइन वाली कंडीशन में जो सर्जरी होता है इन्फेंट का वो कौन कब होता है। जो हाइपोस्पाइन वाली कंडीशन होती है उसमें जो सर्जरी होता है सरकमसीजन, सॉरी सरकमसाइज, जो सर्जरी होता है वो उसका जो टाइम होता है वो कब होता है, बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग। 16 to 18 मंथ बिफोर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।